नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ समानता। विद्यार्थियों, राजनीति सिद्धांत पुस्तक 11th क्लास, इसका तीसरा अध्याय समानता है। समानता का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम समानता की अवधारणा के बारे में जानेंगे और समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में किस प्रकार से दर्ज किया गया है उसको हम जानेंगे। और यह समानता की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए, रोशनी डालते हुए हम इन बातों पर ध्यान देंगे। समानता क्या है, हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए, क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना होता है, हम समानता की और कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं, हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसे अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से भी होगा। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम समानता की स्थिति के बारे में भी कुछ आंकड़े देखेंगे और चित्रों को देखेंगे, और केवल इसलिए दिए गए हैं ये कि हम असमानता की प्रकृति को समझ सकें, पूछ सकें और इन आंकड़ों और चित्रों को याद कर सकें। याद करने की हमें आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे समानता महत्वपूर्ण क्यों है। समानता विद्यार्थियों एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट होती है। हम धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करते हैं। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा विद्यार्थियों समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। समानता का दावा यह है विद्यार्थियों कि हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं और सभी मनुष्य इस जीवन में महत्वपूर्ण है और सम्माननीय है। साझी मानवता की यही अवधारणा है। सार्वभौम मताधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे ये रहती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं राजसत्ता, लोगों में पद, धन, हैसियत और या विशेष अधिकारों की असमानता कायम होती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल भी किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भू सामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा ये रहा। मतलब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा क्या रहा? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी और ये लगातार उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे पर कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं और दलित। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से ऐसे उदाहरण खोजो जो समानता के विचार को सबल करते हो और इन उदाहरणों को अपनी कक्षा में पढ़ करके सुना सकते हैं। मैं जिन लोगों को जानता हूं वे सभी किसी न किसी धर्म से में विश्वास करते हैं। मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूं वे सभी समानता का संदेश देते हैं। जब ऐसा है तो दुनिया में असमानता क्यों है? कि कार्टून में विचार किया गया है। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता के बजाय असमानता अधिक नजर आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियां, विश्वसनीय सुविधाओं से लैस स्कूल, वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल और शौचालय की सुविधा से भी विहीन स्कूल भोजन की बर्बादी के साथ साथ भुखमरी देख सकते हैं। ये असमानताएं हम समाज में बखूबी देख सकते हैं। कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े भी दिखाए गए हैं, इनको हम देख सकते हैं। विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं कि दुनिया के
50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% ही है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। और इसी प्रकार से पहले दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े अगड़े यानी कि ऊपर के तबके के औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा, इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा 8,700 में से 1 मामले में है। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, जिसमें कोयला, पेट्रोल और गैस है, जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उनमें से पहले दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है और अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों को उत्सर्जित होता है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े इस प्रकार देख सकते हैं आप। यहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार लिए गए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें देख सकते हैं आप गांव और शहर के बीच की असमानता को समझ सकते हैं। ये ग्रामीण परिवार है, शहरी परिवार है। परिवार जिनके पास है बिजली का कनेक्शन 44%, 88%। मकान में सरकारी नल कनेक्शन है, गांव में 10, यहाँ पे 50%। मकान में स्नान घर 23-70 का रेशो है इसमें। और टेलीविजन का आप देख सकते हैं 19-64 का रेशो है। स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल 7 और 25 का रेशो है। और कार, जीप, वैन 1 और 6 का रेशो है। आप ये देख सकते हैं। और ये 2001 के जनगणना के आधार पर बताए गए हैं। और अगर आज की वर्तमान की बात करें तो ये आंकड़े बिल्कुल परिवर्तित हो चुके हैं। यह हमारे सामने एक विरोधाभास विरोधाभास प्रतीत होता है। ये लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता दिखाई देती है। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। क्या हमें इस तरह की असमानता चिंतित नहीं होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन की स्थायी और अपरिहार्य लक्षण है जो मनुष्यों की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को प्रतिबिंबित करती है? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान कर रखा है। मतलब हम दुनिया में, पूरे विश्व में, संसार में देख सकते हैं कि किस प्रकार से असमानताएं हमारे समाज में मौजूद हैं। इन असमानताओं को हम कैसे समान कर सकते हैं? इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय भी बना दिया है और राजनीतिक सिद्धांत के छात्रों को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरह का एक सवाल और भी है कि समानता का क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। ये बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं? हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? अर्थात हम किसी तरह और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? विद्यार्थियों, समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और भी प्रश्न उठाए गए हैं। हम यहाँ उन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का ही व्यवहार करना चाहिए? देखिए इस कार्टून में क्या कहा गया है, व्यंग क्या किया गया है कि हमारे चारों ओर बहुत सी असमानताएं ऐसी हैं जिन पर कोई आपत्ति नहीं करता। ऐसे में देश और दुनिया की असमानताओं पर बात करना बकवास है। जरा इस पर भी ध्यान दो कि कैसे मेरे माता पिता मेरे भाई की तरफदारी करते हैं। ये देखिए समानता क्या है। इन चित्रों पर आप नजर डालिए। अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में है। प्रवेश नहीं, कुत्ते, निग्रो और मैक्सिको वासियों को पीने का पानी श्वेत और अश्वेत। क्या ये समानता को दर्शा रहा है? विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। ये चित्र मनुष्य के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव को इंगित कर रहा है। ये हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य भी है। वास्तव में इस तरह की भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करते हैं। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार हैं। हालांकि विद्यार्थियों, लोगों से बराबर
बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतया एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग नहीं होता हो, लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती हैं। अब सवाल ये उठता है विद्यार्थियों की कौन सी विशेषताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक हैं और कौन से नहीं है। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी को समान सफलता नहीं भी मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम हैं, तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार भी हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी बन सकते हैं जबकि कुछ अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्शों से जुड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है, हमें जो अवसर प्राप्त होते हैं, वे जन्म और सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। मतलब हमें समान अवसर मिलने चाहिए, हमारे साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन सबकी खूबी या सबकी रुचि जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। अवसरों की समानता की बात करें तो समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामलों में अलग हो सकते हैं, उनकी प्रतिभा और योग्यता में भी अंतर हो सकता है, और हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज्यादा सफल हो जाएं, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया या कोई बहुत सफल वकील बन गया, समाज को असमान नहीं माना जा सकता। अर्थात सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। कहने का मतलब है अवसर की समानता हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन अवसरों की समानता प्राप्त होगी तो हर एक व्यक्ति जो है उन अवसरों का उपभोग करते हुए आगे ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब बात आती है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं की। देखो, राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताएं और समाज जनित असमानताओं में बहुत बड़ा अंतर है। प्राकृतिक असमानताएं तो वो होती है विद्यार्थियों, जैसे कि क्षमताओं में असमानता, प्रतिभा, उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। समाज जनित असमानताएं भी होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने पर होती हैं, जैसे कि समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किया जाना, उसके द्वारा अगर शोषण किया जा रहा है तो उसको समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। प्राकृतिक असमानताएं लोगों को जन्मगत विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं जिन्हें समाज में पैदा किया गया है, उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ मिलता है। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। मतलब जो बौद्धिक पूर्ण कार्य कर रहा है उसकी अलग प्रायिकता होती है, जो शारीरिक रूप से शारीरिक कार्य कर रहा है उसका अलग महत्व दिया जाता है। तो इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होंगे और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। लेकिन अगर यदि हम प्राकृतिक असमानताओं की बात करें तो वर्तमान समाज जो है वैज्ञानिक समाज हो चुका है, तकनीकी समाज हो चुका है, और इन वैज्ञानिक और तकनीकी समाज के होते हुए इन प्राकृतिक असमानताओं को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब ये देखिए चित्र के द्वारा, पुरुष स्त्रियों से बढ़कर हैं, यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते? मेरे हर विषय में तुमसे ज्यादा अंक आते हैं, मैं घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती हूँ और तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो सकते हो। प्राकृतिक और इसमें बता दिया गया है कि पुरुष स्त्रियों से बढ़कर कैसे हो सकते हैं, जबकि आप इसमें देख सकते हैं कि स्त्री जो है
अंक भी अच्छे लेके आ रही है, पढ़ाई में भी अव्वल है और घर के कामों में भी हाथ बटा रही है। तो किस प्रकार से आप असमान कह सकते हैं उसे? प्राकृतिक और समाजमूलक असमानताओं में फर्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इसे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ है और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान नहीं रहती, तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विषमताओं पर आधारित लगने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वे जन्मगत हों और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थी। उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए ये मान लिया गया कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा बुद्धि वाले नीरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेल कूद और संगीत में बेहतर माने गए हैं। ये धारणा दासप्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने इसमें प्रयुक्त हुई है। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच में के फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। प्राकृतिक विशेषता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है कि वह यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही हैं। जैसे चिकित्सा विज्ञान तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों को समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकता है। पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पांव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकता है। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस शायद ही चल या बोल सकते, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान किया। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम है, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होगा। विद्यार्थियों, इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। यह दूसरी तरह की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त कर दिया जाए। तभी व्यक्ति जो है समान पूर्वक अवसरों की प्राप्ति कर सकता है और समान पूर्वक समाज में रह सकता है। तो इस प्रकार से एक समय था जब हम प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण, तकनीकी दृष्टिकोण के कारण हम इन प्राकृतिक असमानताओं को भी दूर करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसी के आधार पर ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सामाजिक असमानताओं को भी हम दूर कर पाए, जिससे कि प्रत्येक परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे मजदूर परिवार हो, चाहे श्रमिक परिवार हो, कैसा ही परिवार हो, चाहे दलित परिवार हो, उनको समान अवसर मिलते हैं, समान सुविधाएं मिलती हैं, अवसर प्राप्त होते हैं, तो निश्चित रूप से वे अपनी ऊंचाइयों को तक पहुंच सकते हैं और ये असमानता की अवधारणा को खत्म किया जा सकता है। इसी के साथ ही विद्यार्थियों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में हम समानता के आयामों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं और नमस्कार करते हैं।